हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर थर्ड में आज हम बात करेंगे पार्ट 10। चैप्टर थर्ड का पार्ट मैं आज 10 में कराऊंगी। उसका जो हमारा क्वेश्चन है आज प्रतिरक्षा इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए फ्रेंड्स। ये इम्यूनिटी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मैं अभी बॉटनी का सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है उसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में। तो मेरे लिए क्लास 12 11 12 की जो बायोलॉजी है मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक बड़े बड़े क्लासों में या यूपीएससी लेवल के सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने बॉटनी लिया है तो मुझे उसमें इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे क्लास 12 बायोलॉजी उसमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमिनिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे। वातावरण में उपस्थित अनेक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ तथा ड्रग्स आदि जीवों के शरीर पर आक्रमण करके उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। इन रोगाणुओं को प्रतिजन एंटीजन कहते हैं। इन प्रतिजन से शरीर की रक्षा करने को ही प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहता है। मतलब जो प्रतिजन मतलब जो शरीर की रक्षा करने में सहायक होता है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि एक और शॉर्ट डेफिनेशन, जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। कवक आदि द्वारा उत्पन्न रोगों से लड़ने की क्षमता को विकास प्रतिरक्षा कहलाते हैं। मतलब जो इन रोगों को लड़ते हैं, उनकी क्षमता को झेलते हैं, उन्हें हम प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे कि प्रतिरक्षा निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक प्रतिरक्षा नेचुरल इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा एक्चुअलिटी इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा में हम दो प्रकार से बात करेंगे, जैसे सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा नेचुरल इम्यूनिटी। ऐसी प्रतिरक्षा जो किसी व्यक्ति को आनुवांशिक रूप से माता पिता से प्राप्त होती हो प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहलाती हैं। जो माता पिता से हमें प्राप्त हो, एग्जाम्पल, माँ द्वारा स्तनपान कराए जाने से नवजात शिशु में IgA एंटीबॉडी प्राप्त होती है। मतलब जो माँ के दूध के द्वारा जो एंटीबॉडी प्राप्त होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के उपरांत व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न की जाती हैं या सीधे शरीर को एंटीबॉडी प्रदान की जाती हैं, तो इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अब हम इनके दो प्रकार के बात करेंगे उपार्जित लक्षणों की। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि इनके दो प्रकार हैं, सक्रिय एवं निष्क्रिय, एक्टिव इम्यूनिटी एवं पॉजिटिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। ये दो प्रकार के हमारे सामने हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट सक्रिय इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। ऐसी प्रतिरक्षा जो किसी व्यक्ति के शरीर में रोग के संक्रमण को पूर्व उत्पन्न की जाती हैं। मतलब जो शरीर के रोग को संक्रमण से पूर्व उत्पन्न करती हैं उन्हें एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे चेचक, पोलियो, खसरा इम्यूनिटी तथा जुकाम, फ्लू, क्लोराइडा, टेम्परेकेरिया इम्यूनिटी के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी, मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रकार की इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज को इंजेक्शन या दूसरे माध्यम से शरीर में मौजूद प्रतिजनों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए शरीर में प्रविष्ट करते हैं, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब जो हम इंजेक्शन द्वारा या किसी प्रभाव के द्वारा समाप्त करते हैं तो हम उन्हें निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पागल कुत्ते के काटने
पर एंटीबॉडीज वैक्सीन का इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराना पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। मतलब हम किसी एंटीबॉडीज को इंजेक्शन के माध्यम से शरीर के अंदर जो प्रवेश कराते हैं हम उसे पैसिव इम्यूनिटी प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, ये मैंने फ्रेंड्स अंतर आपके सामने लेके आई हूँ। सक्रिय, ये प्रतिरक्षा रोग उत्पन्न होने से पहले विकसित की जाती है, यह प्रतिरक्षा रोग होने के बाद विकसित की जाती है। मतलब सक्रिय निष्क्रिय में ये पहले की जाती है, ये इसका जो बाद में किया जाता है प्रयोग। ये प्रतिरक्षा मृत प्रतिजन के द्वारा उत्पन्न की जाती है, ये प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज के द्वारा उत्पन्न की जाती है। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों को आप देख सकते हैं। थर्ड, प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा शरीर में लंबे समय तक रहती है, लेकिन यह प्रतिरक्षा शरीर में लंबे समय तक नहीं रहती। इन प्रतिरक्षाओं को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस प्रतिरक्षा में साइड इफेक्ट्स की संभावना बनी रहती है जो निष्क्रिय में होता है। इस प्रतिरक्षा में शरीर के अंदर एंटीबॉडीज के बनने समय लगता है, तब जाकर लाभ होता है। इस प्रतिरक्षा में तुरंत लाभ होता है। सक्रिय और इसके निष्क्रिय प्रभाव आप देख सकते हैं, आप इनके अंतर भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस की जानकारी है, ऐसे कोई क्वेश्चंस है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इससे कितना हेल्प होता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।